सेकेंड ईयर क्लास। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 19 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो बेटे पहला सवाल है ए क्वेश्चन, डिफाइन इनेंटियोमर्स बेसिकली आना है, गिव इनेंटियोमर्स ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। बहरहाल सबसे पहले हम इनेंटियोमर्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओके, तो आप आएंगे पेज 50 के ऊपर, आपको इनेंटियोमर्स मिलेगा। कहता है इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ ओनली 1 कायरल कार्बन एटम। अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक कायरल कार्बन हुआ ना, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ लगे हुए तमाम ग्रुप डिफरेंट हों, ठीक है। तो सिर्फ एक कायरल कार्बन हुआ तो इट इज़ ऑलवेज कायरल, यानी वो मॉलिक्यूल भी खुद कायरल होगा। कायरल मीन एसिमेट्रिक, यानी अगर उसकी आप मिरर इमेज जनरेट करें ना तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, वो आपस में इम्पोज नहीं होंगी। एंड हैंस ऑप्टिकल एक्टिव, और ऐसा अगर मॉलिक्यूल कायरल या एसिमेट्रिक होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जब हम लैक्टिक एसिड को देखते हैं ना, लैक्टिक एसिड के अंदर ये जो कार्बन है ना जिसके ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है, छोटा सा स्टार लगा हुआ है, इसके साथ 4 ग्रुप जुड़े हैं। पहला ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर COOH, एक जुड़ा है CH3, एक है OH और एक हाइड्रोजन। पहली बात ये कार्बन खुद कायरल है ना, क्योंकि इसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब अगर हम इससे क्या बनाएं, देखें ना, एक ही कार्बन है और वही कायरल है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये खुद भी कायरल या एसिमेट्रिक होगा। तो जब आप इसकी मिरर इमेज एक ये वाली जनरेट करोगे तो वो आपस में डिफरेंट होंगी। एक पॉजिटिव लैक्टिक एसिड और एक नेगेटिव लैक्टिक एसिड होगा, और ये इमेजेस आपस में डिफरेंट होंगी, ये एक दूसरे पर इम्पोज नहीं हो सकती। और फिर ये सब्सटेंस जो है ये इनेंटियोमर्स कहलाएगा, यानी ये जो दोनों इमेजेस हैं ये एक दूसरे के इनेंटियोमर्स कहलाते हैं। और जो इनेंटियोमर्स है ना उनकी आइडेंटिकल फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, यानी ये जो पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है, ये जो नेगेटिव लैक्टिक एसिड है, ये एक दूसरे के क्या हैं, इनेंटियोमर्स हैं। इन दोनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करेंगी, यानी सेम होंगे, बट फ़र्क होगा, दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव है ना, मतलब जो पोलराइज्ड लाइट इनमें से गुजरेगी उनको ये रोटेट करेंगे। जो प्लस वाले होते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और जो नेगेटिव वाले होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। यही फ़र्क होता है इनेंटियोमर्स के अंदर। बहरहाल हमें इनेंटियोमर्स बनाने हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल के। जी, तो ये कंपाउंड है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। देखिए ये ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होंगे ना, 1 2 3 और 4। अब 2 मिथाइल यानी दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा है, तो ये दूसरा कार्बन 1 इसको, कार्बन 2 इसको, तो यहाँ पर CH3 मिथाइल लगा देंगे। और 2 ओल है, यानी बेटे इसी 2 कार्बन के ऊपर लगा होगा OH ग्रुप ओल, ठीक है। अब ज़रा मैं हाइड्रोजन पूरे करता हूँ ना, तो इस कार्बन के साथ हैं CH3, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, इधर है CH2 और इधर है CH3, ओके। अब बेटे बात को गौर से सुनना, यहाँ पर जो कार्बन 2 है ना, इसमें एक लगा है CH3 और यहाँ भी लगा है CH3, तो ये कार्बन जो है ये कायरल ही नहीं है, इट इज़ नॉट कायरल। क्योंकि कायरल कौन सा होता है, जिसके साथ सारे ग्रुप डिफरेंट हों, यहाँ पर तो सेम हो गए। जब ये कायरल ही नहीं है तो फिर इस कंपाउंड के इनेंटियोमर्स नहीं होंगे, सो आप कहेंगे नो इनेंटियोमर्स, ठीक है। तो इस कंपाउंड के हमें कोई इनेंटियोमर्स नहीं मिलेंगे। ओके बेटा, दूसरा सवाल देखें। कहता है अल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप, जस्टिफाई। आपने बताना है कि अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो बेटे देखें, अल्केन का कोई भी मिसाल ले लेते हैं। अगर हम सबसे पहला मीथेन CH4 ही ले लेना, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर चारों हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। तो इन चारों हाइड्रोजन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, यानी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो कि इसकी करेक्टरिस्टिक हो, जस्ट इसमें सिंगल बॉन्ड पाई जाती हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप हम एज सच नहीं कह सकते। जी, तो इसका आंसर देखें, कहता है अल्केन्स कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दे डू नॉट कंटेन एनी करेक्टरिस्टिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइन द केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कोई स्पेशल एटम, कोई स्पेशल ग्रुप ऑफ एटम है ही नहीं इसके पास। सो देयरफॉर हम कहते हैं अल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप। ओके बेटा, क्वेश्चन C के ऊपर मूव करते हैं। डिड्यूस द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 3 कंपाउंड के आपने एम्पिरिकल फार्मूले भी बताने हैं और मॉलिक्यूलर भी बताने हैं। सबसे पहले कंपाउंड को देखते हैं। जी, तो बच्चे जो A वाला सवाल है वो ये वाला है। अब इस कंपाउंड के अंदर ना आपको 6 कोने नज़र आ रहे हैं। जो कोना होता है ना, कॉर्नर,
वो अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ पे ना कार्बन जुड़े होंगे। तो हमें 6 कोने यानी 6 कार्बन मिले हैं इस कंपाउंड के अंदर, तो कार्बन का तो पता चल गया 6 है। अब मैंने जब ये पढ़ाया था ना तो मैंने बोला था कि ये भी अंडरस्टूड होता है कि कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है। तो आइए पूरे करते हैं। ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर यानी 2 बनाए हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दें। आप किसी भी कार्बन को देख लें, इस कार्बन को देख लें, एक ऊपर बॉन्ड बना है एक नीचे, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो तमाम कार्बन को देखेंगे सेम पैटर्न मिलेगा, 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाए जाएंगे। अब 6 कार्बन हर के पास 2-2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो हाइड्रोजन टोटल हो गए 12। तो ये बेटे हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का। अब एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे निकालते हो? दैट इज़ द सिंपल रेशो। सिंपल रेशो बनेगी 6 पे डिवाइड करके, तो 6 और 6 कैंसल कट जाएगा, तो पीछे सिर्फ कार्बन बचेगा। 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12, तो हाइड्रोजन कितने H2 बच जाएगा। तो ये बेटे निकल आया एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्वेश्चन ए का जो क्वेश्चन ए है, पार्ट ए है, वो हल हो गया। ओके जी, मूव टू द पार्ट बी। अब मैं इस कंपाउंड को लिखता हूँ और मैं इसका आपको मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के दिखाता हूँ। जी तो बेटे इस तरह का कंपाउंड है। अब देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलता है। सबसे पहले कॉर्नर्स को देखना होता है। एक कोना यानी कार्बन, दूसरे कोने पे भी क्या होगा? कार्बन होगा, तीसरे कोने पे भी कार्बन, चौथे कोने पे भी कार्बन और पाँचवें कोने पे भी कार्बन। तो टोटल 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ गए ना, तो कार्बन हुए C5। हाइड्रोजन देखते हैं। पहले इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया ना ऊपर, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ओके। जबकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर नीचे को बनाए हैं और एक इधर, 3 बनाए हैं, तो हाइड्रोजन 1 लगेगा। इधर इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड इधर इधर बनाए हैं और एक इधर, 3 बने, 1 हाइड्रोजन लग गया। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड इधर नीचे बनाए, एक इधर, 3 बन गए, 1 हाइड्रोजन लग गया। फाइनल कार्बन ने बेटे 2 बॉन्ड बनाए ऊपर, तो हाइड्रोजन लग गए 2। अब टोटल हाइड्रोजन कीजिएगा, 3 इधर, 1 4, 1 5, 1 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन हुए 8, ठीक है। अब ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम रहेगा क्योंकि इससे मज़ीद सिंपल रेशो नहीं बन सकती। तो C5H8 सेम है मॉलिक्यूलर और सेम है एम्पिरिकल फार्मूला। ओके जी, मूव टू द सी पार्ट। अब मुझे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल मालूम करना है। जी तो मैंने कंपाउंड ड्रॉ कर लिया, आइए देखते हैं। 4 कोने, एक कोना, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 कोने, चारों पे क्या लगा होगा? कार्बन, कार्बन, अगेन कार्बन, अगेन, तो कार्बन हुए 4। हाइड्रोजन देखते हैं। पहले इस कार्बन को देखें ना, तो इसने एक बॉन्ड इधर बनाया है और 2 नीचे बनाए हैं, 3 बने हुए, तो 1 बाकी। तमाम कार्बन कैसे ही हैं? 2 इसके ऊपर बने हैं, एक राइट साइड पे, 3 बन गए, 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1, क्योंकि सबके 3-3 बने हैं, तो 4 ही हाइड्रोजन लगे H4। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सिंपल रेशो कैसे निकालेंगे? 4 पे डिवाइड करके, 4 पे ही आ रहे दोनों, तो 4 कैंसल, तो पीछे कार्बन भी 1 हाइड्रोजन भी 1, तो ये बेटे बन गया एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का। जी तो बेटे मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 डी क्वेश्चन। गिव सिस्टेमिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके सिस्टेमिक नेम देने हैं। पहला कंपाउंड बड़ा आसान है, CH3, CH2 और CN। देखिए बेटे टोटल हमारे पास ना 3 कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। तो आपको पता है 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन। और ये जो नाइट्रोजन लगा है ये हमने पढ़ा था साथ में नाइट्राइल होता है, तो प्रोपेन नाइट्राइल इसका साइंटिफिक या सिस्टेमिक नेम है। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है ना, वो है CH3, CO, CH2, CH2 और CH3। आइए सबसे पहले मैं इसको ना खोल के यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। जी तो सबसे पहले है CH3, ये लिखा मैंने CH3, उसके साथ है CO, तो बेटे ये इस तरह से कार्बन होगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा। उसके बाद CH2 है, यहाँ पे CH2 है, उसके बाद बचे अगेन CH2 है, अगेन लगा देते हैं CH2, और फिर है CH3, तो ये रहा CH3। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर टोटल कार्बन देखते हैं। टोटल एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन एंड 5वां कार्बन, तो टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले को आप क्या बोलते हो? पेंटेन, यानी पेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे लगा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो कि क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, तो हम उसको नाम देते हैं 2-on, ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं 2 पेंटानॉन भी कह सकते हैं, 2 पेंटानॉन भी कह सकते हैं, यानी दूसरे ग्रुप पे लगा हुआ है कीटोन ग्रुप।
तो कीटोन ग्रुप का नाम होता है नॉन। सही है जी। तो अब आखिरी थर्ड पार्ट देखें, इसको पहले खोल के लिख देते हैं। सबसे पहले बेटे CH3 है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ CH3, ठीक है। उसके बाद CH2 है तो साथ में जोड़ लेते हैं CH2। उसके बाद है C और साथ में 2 ऑक्सीजन है। बेसिकली ऐसा होता है कि साथ में C है ना, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है और साथ में है CH3। तो मैं थोड़ा पेज इधर करके ना CH3 भी लिखता हूँ जी। तो यहाँ पर फाइनल यहाँ पर है CH3, ठीक है। अब ये कंपाउंड का नाम क्या होता है आइए देखते हैं जी। तो बेटे यहाँ पर सबसे पहले CH3 जो लिखा है ना, इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं मिथाइल, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप कौन सा है, फैमिली कौन सी है, ये एस्टर फैमिली होती है जिसमें कार्बन के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये होती है एस्टर फैमिली। अब यहाँ पर इस एस्टर ग्रुप में टोटल ये मिथाइल हो गया CH3 और उसके अलावा 3 कार्बन बचे, 1 2 और 3। तो इसका नाम हमारे पास होता है प्रोपानोएट, 3 कार्बन प्रोपानोएट, ठीक है। ये एस्टर फैमिली का नाम इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हमारे पास थर्ड का भी नाम हमने लिख लिया। ओके बेटा जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर E। डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विद 2 एग्जाम्पल ईच। इलेक्ट्रोफाइल को भी डिफाइन करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को भी करेंगे और दोनों की 2 एग्जाम्पल देंगे जी। तो बच्चे आप आएंगे पेज 45 के ऊपर, आपको मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मैंने पहले भी समझाया था। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले, और फाइल मीन लवर। सो ये ऐसी स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन को लव करती है। अब इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा, जिसके ऊपर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, या जिसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होगा मगर वो इलेक्ट्रॉन चाहता है उसको इलेक्ट्रॉन के साथ एक एफिनिटी या अट्रैक्शन है, दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। कहता है एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दैट इज़ एबल टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। वो एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, वो नए बॉन्ड बनाएंगे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर्स। या तो वो पॉजिटिव आयन हो सकते हैं या फिर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल होने पर भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने 2 मिसालें देनी है। सबसे जो आसान मिसाल है ना वो H पॉजिटिव की मिसाल है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा एक न्यूट्रल की मिसाल दे देना BF3 की। तो बहरहाल ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। नाउ मूव टू द बेटे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशी होगी जो न्यूक्लियस को लव करती है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो वो स्पीशी खुद क्या होगी, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी होगी जो कि न्यूक्लियस को लव करेगी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दैट इज़ एबल टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी है ना, तो और न्यूक्लियस को लव करती है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी उस पॉजिटिव चार्ज वाले को। तो कहता है कि ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो डोनेट कर सकती हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, और यूँ ये नए बॉन्ड बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेटे न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो न्यूक्लियस लवर्स होते हैं। वो या तो नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं या न्यूट्रल, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव न्यूक्लियस को लव करेंगे, ऐसे न्यूट्रल भी होते हैं। जैसा कि CH3 नेगेटिव है, आप आसान मिसाल OH नेगेटिव याद रख लेना, और न्यूट्रल के केस में आप वाटर को याद रख लें, H2O। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी वो न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज वाले को लव करता है। ओके जी, मूव टू द क्वेश्चन F। कहता है पेंट 2ene शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बट पेंट 1ene डज नॉट गिव रीज़न। यानी 2 कंपाउंड है, एक पेंट 2ene और एक पेंट 1ene। पेंट 2ene जो है ना वो शो करती है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जबकि पेंट 1ene शो नहीं करती। रीज़न के साथ बताना है जी। तो बेटे हम पेंट 2ene और पेंट 1ene का फार्मूला लिखते हैं। ओके, तो पेंट जो है उसमें 5 कार्बन होते हैं, तो 1 दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 कार्बन है। 2ene यानी जो दूसरा कार्बन है ना, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे के बाद यानी दूसरे और तीसरे के दरमियान बना होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि हम छोटा नंबर लिखते हैं ना, तो 2 छोटा है 3 से, तो दूसरे और तीसरे के दरमियान, बहरहाल दूसरे के बाद बना हुआ है डबल बॉन्ड। अब ज़रा हाइड्रोजन पूरे करते हैं। तो बेटे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये 2, इनके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं मैं उनको ओपन करके लिखूंगा, लेकिन पहले मैं इसके साथ हाइड्रोजन लगा लेता हूँ। ये पहले कार्बन के साथ आएंगे CH3, इस कार्बन के साथ आएगा एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ CH2 और फाइनल के साथ CH3 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको खोल के लिखता हूँ ज़रा।
जो मेरे पास कार्बन 2 और कार्बन 3 है ना, जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है और एक लगा है CH3, तो एक लगा है हाइड्रोजन, एक लगा है CH3, ठीक। जबकि ये जो दूसरा कार्बन है इसके साथ एक लगा है हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप लगा है, तो एक जुड़ा है हाइड्रोजन और एक लगा है CH2 एंड CH3, ये ग्रुप लगा है। अब मुझे गौर से देख के बताइएगा, क्या ये जो कार्बन 2 हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, इनके साथ ग्रुप जो जुड़े हुए हैं क्या वो सेम है या डिफरेंट है? आप देखेंगे कि इस कंपाउंड के साथ, सॉरी इस कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप लगे हैं ना वो डिफरेंट है। एक हाइड्रोजन लगा है, एक CH3। इस कार्बन के साथ जो लगे हैं वो एक हाइड्रोजन, एक CH2 CH3। तो दोनों कार्बन के साथ जो अपने अपने दोनों ग्रुप जुड़े हैं ना बेटे वो डिफरेंट है। ऐसा कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है, यानी पेंट 2 इन के केस में हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं तो सबसे पहले 5 कार्बन वही बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक। 1 इन यानी कार्बन 1 के बाद डबल बॉन्ड होगी, तो ये रहा कार्बन 1 के बाद डबल बॉन्ड, ठीक है। पहले हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं। पहले कार्बन के 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके 1 आएंगे, इसके बेटे 2 हाइड्रोजन, इसके बाद अगेन 2 हाइड्रोजन, इसके बाद 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो आइए ज़रा हम इनको खोल के लिखते हैं। सॉरी, मैंने इसको ना, ये 2 बॉन्ड बने थे इस कार्बन के, मैंने 2 लिखना था, यानी इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बने हैं। तो अब मुझे खोल के लिखना है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होती है ना, बेसिकली वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं अगर इस कार्बन के साथ देखूँ तो इस कार्बन ने जस्ट 2 हाइड्रोजन लगाए ना अपने साथ, एक हाइड्रोजन ये जोड़ देंगे, खोल के लिखें अगर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमने ऐसे जोड़ दी। जबकि साथ में डबल बॉन्डेड है दूसरा कार्बन, उसके साथ एक ग्रुप लगा है ये हाइड्रोजन, मतलब एक एटम लगा है हाइड्रोजन, और बाकी ये पूरी एक चेन लगी हुई है, ठीक है। तो ये चेन लगी है CH2, साथ में क्या है, अगेन CH2 है और उसके साथ है CH3। अब मैं ज़रा इस कंपाउंड को देखूं तो इसमें एक ऐसा कार्बन है जिसमें दोनों ग्रुप अटैच्ड हैं और वो सिमिलर हैं। ऐसा कंपाउंड आपको सिस ट्रांस नहीं देता। सो आप लिखेंगे पेंट 1 इन में, चूँकि एक कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसकी बात होगी, उसमें से एक कार्बन रखता है दोनों सेम ग्रुप, तो वो हमें सिस ट्रांस नहीं देगा। जबकि पेंट 2 इन में ऐसा नहीं है, दोनों ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो सिस ट्रांस देते हैं। ओके बेटा, मूव टू द क्वेश्चन जी। आपने डिफाइन करना है 2 चीज़ों को, एक कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। ओके, तो आप आएंगे पेज 48 पे, आपको मिलेगा कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, या इसी का दूसरा नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कहता है जब सेम ग्रुप या एटम्स कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट प्लेस के ऊपर, ठीक है, सेम ग्रुप या एटम्स डिफरेंट जगह पे जब जुड़ते हैं ना, तो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इससे बेटे क्या बनता है, स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। यानी इस आइसोमेरिज्म में एटम सेम हैं, उनके ग्रुप सेम हैं, बट उनकी क्या है, लोकेशन डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेस पे वो जुड़े होते हैं। अब इसको बोलता है क्लास 11 में आपने स्टडी किया है। आगे हम अगले पेज पे जाएंगे ना, सो आपको ये मिलेंगे कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जिनकी डेफिनेशन पढ़ चुके हो, और साथ में लिख देना इनकी 5 टाइप होती हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टोटोमर्स, ठीक है, ये 5 टाइप। जबकि हमारे पास आइसोमर्स की एक दूसरी टाइप होती है स्टीरियो आइसोमर्स। तो व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स, एक ही बात है, जब ग्रुप्स या एटम्स उनके बेटे डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो या स्पेटियल अरेंजमेंट हो, यानी स्पेस के अंदर उनकी अरेंजमेंट जो है ना वो बस फ़र्क हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं, या उन आइसोमर्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। बात को गौर से सुनना, जो कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म थी ना, उसमें सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम बेटे जुड़े होते हैं डिफरेंट प्लेस के ऊपर, जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म में प्लेस का फ़र्क नहीं होता, स्पेस का फ़र्क होता है, ठीक है। जो स्पेस में 3D में स्ट्रक्चर्स होती है ना, वो होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में एटम, ग्रुप ऑफ एटम क्या होंगे, डिफरेंट प्लेस के ऊपर होंगे। स्टीरियो में प्लेस सेम होगी, बट उनका स्पेशल अरेंजमेंट या 3D अरेंजमेंट में फ़र्क आएगा। जी तो बच्चों, मूव टू द क्वेश्चन एच। डिफ़ाइन करना है 2 चीज़ों को, एक रेसमिक मिक्सचर और एक ऑप्टिकल एक्टिविटी। जी तो जो मैंने आपको इनेंटियोमर्स का टॉपिक पढ़ाया, इनेंटियोमर्स ज़ाहिर है 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और लिवो रोटेटरी जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं ना, वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और जो लिवो रोटेटरी नेगेटिव होते हैं
वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये दो डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं एक मिक्सचर ऐसा ले लूँ जिसके अंदर जो टोटल सब्सटेंस है उसका 50% पॉजिटिव यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और उसमें 50% जो है वो नेगेटिव यानी लिवो रोटेटरी है, तो ऐसा मिक्सचर होता है रेसमिक मिक्सचर। अब बात को गौर से समझना, जो पॉजिटिव होता है डेक्स्ट्रो वो तो क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, जो नेगेटिव होता है लिवो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है। और ये मिक्सचर में तो 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करेंगे और ये जो सब्सटेंस है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी ये लाइट को किसी एक डायरेक्शन में रोटेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कहता है कि जो लैक्टिक एसिड है वो दो नहीं, आप यहाँ पर कीजिएगा, जो इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर है ना उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन से रिप्रेजेंट करते हो, और ये जो मिक्सचर है ये इनएक्टिव होता है, यानी ये लाइट को किसी एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाता। जी बेटे, अगली जो डेफिनेशन मुझसे पूछी गई है ना वो ऑप्टिकल एक्टिविटी की पूछी गई है। कहता है प्रॉपर्टी ऑफ दीज आइसोमर्स रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी अगर लाइट को मैं प्लेन पोलराइज करता हूँ ना, ये अगले पेज पे बताया गया है कि ये अनपोलराइज लाइट होती हैं जिसकी अंदर तमाम डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसको पोलराइज़र से गुजारा जाए जिसके बाद लाइट एक डायरेक्शन में बाउंड होकर रह जाती है तो दैट इज़ द PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अगर हम इसको किसी सब्सटेंस में से गुजारें और वो सब्सटेंस या तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या लिवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो बेटे इस सब्सटेंस के पास क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, और ये सब्सटेंस क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है आई सवाल, एक्सप्लेन वाई मीजो टर्टरिक एसिड इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्दो इट हैज़ 2 कायरल कार्बन एटम। यानी ये जो मीजो टर्टरिक एसिड है ना इसके पास 2 कायरल कार्बन एटम है और वो फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसकी रीज़न बतानी है। जी देखिएगा, कहता है जो मीजो टर्टरिक एसिड है ना उसमें 2 कायरल कार्बन एटम है नो डाउट, बट इट हैज़ इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी वो दोनों कायरल कार्बन की वजह से जो पूरा मॉलिक्यूल है ना वो एसिमेट्रिक नहीं बन रहा, वो एसिमेट्रिक नहीं बन रहा, क्योंकि जो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव वो बेटे सब्सटेंस क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक मैं चैप्टर में भी बताता रहा हूँ, एसिमेट्रिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जिसकी मिरर इमेज बनाई जाए ना तो वो आपस में इम्पोज नहीं हो पाती। ठीक है, जबकि मीजो टर्टरिक एसिड जो है उसमें नो डाउट 2 कायरल कार्बन है लेकिन उसके अंदर सिमेट्री आ जाती है, वो एसिमेट्रिक नहीं रहता। जब सिमेट्री आ जाती है ना तो जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है प्रोड्यूस्ड बाय 1 कायरल सेंटर, जो 2 में से 1 कायरल कार्बन जो लाइट को ऑप्टिकल रोटेशन देता है एग्जैक्टली कैंसल्ड बाय द अदर, वो दूसरा बेटे कायरल कार्बन क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो ओवरऑल जो है लाइट किसी एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो पाती, यानी यहाँ पर इंटरनल कंपनसेशन हो गई है, मॉलिक्यूल के अंदर ही लाइट को कंपनसेट करके ऑप्टिकली रोटेट ही नहीं किया गया, मतलब उसको सब्सटेंस को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना दिया गया। देयरफॉर इसी वजह से जो मीजो टर्टरिक एसिड है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी वो किसी लाइट को किसी एक डायरेक्शन में रोटेट ही नहीं कर पाता।